हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीड्यू। इस वीडियो में हम लोग 28 दिसंबर 2024 को जो तीसरा शिफ्ट हुआ था आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, इसमें जो साइंस के 40 प्रश्न पूछे गए थे उन सारे को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। पहला सवाल है, असंतृप्त यौगिक को जलाने से निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। असंतृप्त यौगिक किसको बोलते हैं? असंतृप्त यौगिक हम लोग बोलते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है इतनी आसानी से नहीं टूटते हैं जितने आसानी से ये कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है वो टूट जाता है। तो जब हम इसको जलाते हैं ना तो इसका कंप्लीट कंबशन नहीं होता है, यानी पूर्ण दहन नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो ज्वाला है वो पीली होती है, पीली ज्वाला उत्पन्न होती है और काला धुआं उत्पन्न होता है। ये भी लिख लो आप, काला धुआं उत्पन्न होता है। पीली ज्वाला के साथ काला धुआं उत्पन्न होता है। कब? जब असंतृप्त यौगिक को जलाया जाता है। और जब संतृप्त यौगिक को जलाया जाएगा, जैसे कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड या फिर जो एल्केन होता है उसको जलाया जाएगा, तब नीली ज्वाला उत्पन्न होती है। ठीक है, नीली ज्वाला उत्पन्न होती है, नीली ज्वाला, और कोई धुआं उत्पन्न नहीं होगा। स्वच्छ नीली ज्वाला, स्वच्छ नीली ज्वाला जो है उत्पन्न होती है जब संतृप्त कार्बन यौगिक को जलाया जाता है, और जब असंतृप्त कार्बन यौगिक को जलाया जाता है तो पीली ज्वाला और काला धुआं उत्पन्न होता है। सी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसके दो सिरे हैं जिसमें से एक जलरागी और दूसरा जल विरागी होता है? तो जलरागी सिरा और जल विरागी सिरा दो प्रकार की सिराएं होती है। ऑलरेडी हम लोग 5-6 बार बात कर चुके हैं साबुन के अणुओं के पास। डैश समय के साथ प्रजातियों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बार मैं आपको बता चुका हूं, विभिन्नताएं, वेरिएशन जरूरी है किसी भी प्रजाति को अस्तित्व में बने रहने के लिए। ए हमारा राइट आंसर। अलैंगिक प्रजनन में डैश का निर्माण नहीं होता है। अलैंगिक प्रजनन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसका निर्माण नहीं होता है? तो जाइगोट का निर्माण नहीं होगा। जाइगोट का निर्माण कब होता है? जब संलयन होता है, जब शुक्राणु और अंडाणु के बीच में संलयन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन होता है, इसी को सिनगैमी भी बोलते हैं। ठीक है, सिनगैमी होता है, तब जाकर के जाइगोट बनता है। तो हम जानते हैं कि अलैंगिक प्रजनन में ये निषेचन होता ही नहीं है, निषेचन होता ही नहीं है, तो जाइगोट कहाँ से बनेगा? तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी चालक में 10 सेकेंड तक 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें प्रवाहित होने वाला आवेश क्या होगा? तो Q बराबर हो जाएगा I इंटू में T। Q बराबर हो जाएगा I इंटू में T। I 1 एम्पियर है, धारा 10 है, तो 10 कूलम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूटन के गति के दूसरे नियम के समान है? न्यूटन के गति के दूसरे नियम के समान है। तो न्यूटन के गति का जो दूसरा नियम है वो हमें F बराबर ma कहता है, यानी कि जो बल है वो सीधा समानुपाती है त्वरण का। किसी गतिमान वस्तु पर लगाया गया बल त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। तो C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, F जो है सीधा समानुपाती है संवेग में परिवर्तन के दर का, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल से स्वतंत्र होती है, ये नहीं कह सकते हैं भाई, समानुपाती होती है। ठीक है, समानुपाती होती है। जब तक किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता वह विराम अवस्था में ही रहेगी। ये बोल सकते हो कि थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है गति के प्रथम नियम से। ठीक है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से। सी हमारा राइट आंसर। इधर हार्मोन दिया गया है, इधर कार्य दिए गए हैं, मिलान करना है। तो इंसुलिन हार्मोन का क्या काम है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। देखो, हमारे बॉडी को जितने ग्लूकोज की आवश्यकता है उतने ग्लूकोज को यूज करने के बाद जो बाकी का ग्लूकोज बच जाता है उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लिया जाता है, और ऐसा करने में मदद करता है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। अगर ये कन्वर्जन नहीं होगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा और ऐसे में डायबिटीज हो जाएगा। तो देखो 4 के साथ हम लोग किसको मिलाएंगे? सी को। शरीर में रक्त शर्करा, ब्लड शुगर का स्तर
नियंत्रण। 4 के साथ सी जाएगा, 4 के साथ सी देखो, सी में नहीं है, डी में नहीं है, ए और बी में है। टेस्टोस्टेरोन क्या है? पुरुषों में लिंग हार्मोन है, यानी जो लैंगिक अंगों का विकास होता है वो इसी हार्मोन के स्राव के बाद होता है। तो 3 के साथ बी जाएगा, 3 के साथ बी ए में है, यानी बी भी ऑप्शन कट जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि का हार्मोन है, जो शरीर की वृद्धि और विकास का नियंत्रण करता है। थायरोक्सिन हार्मोन जो है, थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, जो शरीर में वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय का नियंत्रण करता है। यानी वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इसके बनने, इसके टूटने को नियंत्रित करता है ए, थायरोक्सिन हार्मोन, ए हमारा राइट आंसर। मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो 2 प्रकार का है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों आते हैं, और इसके अंदर आती है तंत्रिकाएं जो मेरुरज्जु से निकलती है और जो हमारे ब्रेन से निकलती है। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क है और जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये दोनों आते हैं, है ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों आते हैं, ए हमारा राइट आंसर। जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट और जल। आपसे कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि चूने पानी से कौन सी गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है? ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका जो जलीय विलयन होता है ना, इसी को हम लोग चूना पानी बोलते हैं। इस चूने पानी से कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं तो यह दूधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब प्रवाहित करवाया जाता है तब ये चूना पानी जो है दूधिया हो जाता है। दूधिया क्यों हो जाता है? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, इसी कारण से हो जाता है। डी हमारा राइट आंसर। किसी पिंड का विस्थापन उस दिशा के लंबवत होता है जिसमें बल लगाया जाता है। इस स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा? कई बार हम लोग बात कर चुके हैं। अगर लगने वाला बल और विस्थापन के बीच का जो एंगल है, बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो किया गया कार्य जो है ये 0 हो जाएगा, 0। सी हमारा राइट आंसर। ग्लूकोज पाइरूवेट में कहाँ परिवर्तित होता है? ग्लूकोज पाइरूवेट में कहाँ परिवर्तित होता है? कई बार हम लोग बात कर चुके हैं, कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और फिर यह पाइरूवेट जो है ईस्ट में कैसे टूटता है, हमारी पेशी कोशिका में ऑक्सीजन के अभाव में कैसे टूटता है, ऑक्सीजन के पर्याप्त मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे टूटता है, इन सब के बारे में हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर किस तापमान पर पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है? देखो आंसर दिया हुआ है डी, लेकिन ऐसा नहीं है कि 50 डिग्री सेल्सियस पर पानी वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा, 80 डिग्री सेल्सियस पर पानी वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है। तो पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, ये पूछने के बजाय ये पूछा जाना चाहिए था कि किस तापमान पर पानी उबलने लगेगा। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर किस तापमान पर पानी उबलने लगेगा, यानी पानी का क्वथन होगा। क्वथन के लिए हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे, लेकिन जो वाष्पीकरण है वो तो 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे के ताप पर भी हो सकता है ना। मैंने आपको बताया भी हुआ है कि जो जल है, जो पानी है, ये वाष्प में देखो परिवर्तित कैसे कैसे हो सकता है। अगर ये पानी वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, मैंने आपको ये पहले भी बताया हुआ है, अगर मान लीजिए जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम है तो इस वाले प्रक्रिया को हम लोग वाष्पीकरण बोलते हैं या वाष्पीकरण बोलते हैं। लेकिन यही पानी वाष्प में कन्वर्ट हो रहा है और टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है या फिर इससे ज़्यादा है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कथन बोलते हैं, क्योंकि इस समय पानी भाप में तो बदल रहा है लेकिन पानी उबल भी रहा होता है। तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो हमें यहाँ पर बोलना चाहिए क्वथन। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर किस तापमान पर पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है? क्यों भाई 100 डिग्री सेल्सियस क्यों, 50 क्यों नहीं, 80 क्यों नहीं, फिर भी हो सकता है।
डी हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। मैंने आपको समझा दिया कि यहां पर क्या मिस्टेक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही रासायनिक सूत्र दर्शाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही रासायनिक सूत्र दर्शाता है, अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम लोग भकरा चूना बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? भकरा चूना बोलते हैं, स्लेक्ट लाइम बोलते हैं, भकरा चूना बोलते हैं। इसके जलीय विलयन को हम लोग चूना पानी बोलते हैं। इसके जलीय विलयन को हम लोग चूना पानी बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं। इसे अनबुझा चूना भी बोलते हैं। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसे हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, प्रबल क्षार है ये भी, इसे हम लोग कास्टिक पोटाश बोलते हैं, कास्टिक पोटाश बोलते हैं, और इसे हम लोग कास्टिक सोडा बोलते हैं। ये सब अन्य नाम है जो मैंने आपको बताया। सी हमारा राइट आंसर। किसी लक्षण की विशेषताओं को नियंत्रित करने वाले जीन किसमें स्थित होते हैं? तो लक्षण को नियंत्रित करने वाले होते हैं जीन। हर लक्षण के लिए जीन होता है, और ये जीन क्या है? डीएनए का टुकड़ा होता है। और डीएनए किस फॉर्म में होता है? न्यूक्लियस में, क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यही गुणसूत्र जो है क्रोमेटिन के फॉर्म में होता है। कब होता है भाई? जब कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है, उस समय ये क्रोमोसोम क्रोमेटिन के फॉर्म में होता है। और जब कोशिका विभाजन होने को आती है, तब यही क्रोमेटिन वापस से गुणसूत्र में कन्वर्ट हो जाता है। वे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है डैश कहलाती है। केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियस के चारों तरफ झिल्ली है। ये जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, इसके चारों तरफ की झिल्ली को हम लोग केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। देख लो यहां पर दिखाया गया है, इधर दिखाया गया है यूकैरियोटिक सेल को, इधर दिखाया गया है प्रोकैरियोटिक सेल को। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें देखो कोई न्यूक्लियस नहीं है, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, कोई केंद्रक झिल्ली नहीं है। जो डीएनए होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है, वो ऐसे ही कोशिका द्रव्य में बिखरा पड़ा होता है। जैसे मान लीजिए कि ये अपने आप में प्रोकैरियोटिक सेल है, ये इसका कोशिका द्रव्य है, ये इसका कोशिका द्रव्य है, तो जो इसका डीएनए होगा ना, वो ऐसे ही बिखरा पड़ा होगा साइटोप्लाज्म में, बस हो गया। और इसमें होते हैं कोशिकांग, कौन से? राइबोसोम होते हैं, और कोई कोशिकांग नहीं है, राइट। लेकिन मान लीजिए कि ये अगर यूकैरियोटिक सेल होती, तो देखो इसके चारों तरफ जो है एक प्रॉपर केंद्रक, एक झिल्ली होती, वो भी दो मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती। अब ये प्रॉपर न्यूक्लियस है, हम इसको ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं। और यहाँ पर और भी कोशिकांग होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी इकाई है, राइबोसोम है, क्लोरोप्लास्ट अगर प्लांट सेल है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारे कोशिकांग भी होते हैं। तो केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है किसमें भाई? जो प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स मतलब वो जीव जिनकी कोशिकाएं कौन सी हैं? प्रोकैरियोटिक हैं। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर केंद्रक झिल्ली है तो उस न्यूक्लियस को हम लोग ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं, वास्तविक केंद्रक बोलते हैं, ठीक। केंद्रक झिल्ली नहीं है ना यहाँ पर, केंद्रक झिल्ली जिसमें होती है वहां ट्रू न्यूक्लियस होता है। तो जो यूकैरियोट्स यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। वो कोशिका जिसमें वास्तविक न्यूक्लियस पाया जाता है, वास्तविक केंद्रक पाया जाता है, उसे हम लोग यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। तो वास्तविक केंद्रक किसमें पाया जाएगा? यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा। और वास्तविक केंद्र का मतलब क्या होगा? कि केंद्रक झिल्ली उसमें पाई जाती है, केंद्र के चारों तरफ। 10 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत लैंप और 2 ओम प्रतिरोध का एक चालक 24 वोल्ट बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित है। इस परिपथ में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितनी होगी? तो I बराबर होता है V बट्टे में R। अब क्योंकि यहाँ पर दो डिवाइस लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो यहाँ पर हम लोग समतुल्य प्रतिरोध लिखेंगे। तो 24 वोल्ट और बट्टे में समतुल्य प्रतिरोध 10 ओम और 2 ओम को जोड़ करके लिखेंगे। तो 12 दूनी में 24, 2 एम्पियर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2 एम्पियर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है?
धातुओं में सबसे तन्य धातु है गोल्ड और सबसे आघात वर्ध धातु भी है गोल्ड। मोस्ट मैलिएबल, ठीक, मोस्ट मैलिएबल और मोस्ट डक्टाइल। मोस्ट डक्टाइल, सबसे तन्य धातु और सबसे आघात वर्ध धातु सोना है। कोक के जलने पर मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कोक यानी कि कार्बन, कार्बन का ही अप्रूप बोल सकते हो, रूप बोल सकते हो, कोक है। इसके जलने पर मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी पिंड पर डाला गया दाब 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। यदि पिंड का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है तो पिंड पर लगने वाला प्रणोद क्या होगा? तो दाब बराबर होता है प्रणोद थ्रस्ट अपॉन एरिया। यहां से आपको थ्रस्ट चाहिए तो प्रेशर इनटू में एरिया कर देंगे, राइट। प्रेशर है 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एसआई मात्रक में है, एरिया है 2 मीटर स्क्वायर एसआई मात्रक में है, तो 20 न्यूटन हमारा आंसर हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित अभिक्रिया के संतुलित उत्पाद क्या है? सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन है, बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन है। इन दोनों के बीच में जब अभिक्रिया होती है तो बनता है सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन और उसमें बनता है बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर NaCl2 लिखा हुआ है जो कि गलत फॉर्मूला है। सी हमारा राइट आंसर। पुष्प का कौन सा भाग वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बनाता है? तो अंडाशय निषेचन के बाद फल बन जाता है और बीजांड निषेचन के बाद बीज बन जाता है। निषेचन के बाद बीजांड विकसित होकर निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित हो जाता है? यही चीज मैंने आपसे कहा कि जो फल है ये बनता है अंडाशय से, जो फल है ये बनता है अंडाशय से, जो फल है ये बनता है अंडाशय से और जो बीज है ये बनता है बीजांड से। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक बक्से पर 20 सेकंड तक कार्यरत बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। यह बक्से के वेग को 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 15 मीटर पर सेकंड कर देता है। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने में त्वरण। द्रव्यमान ये त्वरण है v माइनस में u बाई टी, हम इसको लिख सकते हैं। सारे मान को आप डाल दीजिए। 10 किलोग्राम का बक्सा है, अंतिम वेग है 15 मीटर पर सेकंड, प्रारंभिक वेग है 5 मीटर पर सेकंड और समय है 20 सेकंड। सब के सब मान एसआई मात्रक में डालेंगे तो 10 गुने में 15 में से 5 जाएगा तो 10 हो जाएगा और बट्टे में यहाँ पर 20 हो गया। 10 दूनी में 20 हो जाएगा, 2 से इसको काट देंगे तो 5 न्यूटन हमारा आंसर। मां के रक्त से भ्रूण को पोषण निम्नलिखित में से किसकी सहायता से प्रदान किया जाता है? ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, प्लेसेंटा के थ्रू प्रदान किया जाता है। मां के बॉडी से न्यूट्रिशन बच्चे में जाता है, बच्चा जो गर्भ में पल रहा है वो न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन जो है प्लेसेंटा के थ्रू जाता है और बच्चे के बॉडी में जो वेस्ट बन रहा है जैसे कि यूरिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब प्लेसेंटा से मां के बॉडी में आता है और मां के बॉडी से फिर बाहर। वृक्क की निस्यंदन इकाई फिल्ट्रेशन यूनिट क्या है? तो किडनी में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और ये फिल्ट्रेशन होता है नेफ्रॉन से। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेफ्रॉन से ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और ब्लड का फिल्ट्रेशन जब होता है तो वहां से मूत्र का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव दर्शाता है? तो कोलाइड और निलंबन, कोलाइड और निलंबन टिंडल प्रभाव को दिखाते हैं। कोलाइड और निलंबन ये दोनों टिंडल प्रभाव को दिखाते हैं। तो डी हमारा आंसर। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान डैश होगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान डैश होगा। तो जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो पोल पर, पृथ्वी के पोल पर, ध्रुव पर ज़्यादा होता है इक्वेटर की तुलना में।
तो हम बोलेंगे भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर अधिक। डी हमारा राइट आंसर। दिए गए विवरण से प्रक्रिया की पहचान कीजिए। बीज में भावी पौधा भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोभिद में विकसित हो जाता है। देखो, बीज में भावी पौधा भ्रूण होता है, ये बीज है ना, इसमें एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में रेडिकल होता है और प्लूम्यूल होता है, मूलांकुर होता है, प्रांकुर होता है। मूलांकुर से मूल विकसित होगी, मूल जो है बनने वाली है, जड़ बनने वाली है, और प्रांकुर से तना बनेगा, और इस प्रकार से क्या है कि प्लांट ग्रो करेगा। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, जर्मिनेशन हम इसे बोलते हैं, सीड का जर्मिनेशन, बीज का अंकुरण बोलते हैं। तो अंकुरण हम लोग इसका सही आंसर टिक मारेंगे। गोलीय दर्पणों के आवर्धन में एक ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है? ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, अगर आवर्धन ऋणात्मक हो तो इसका मतलब ये होता है कि जो प्रतिबिंब है वो वर्चुअल है, वर्चुअल नहीं, रियल है, और रियल इमेज जो है इन्वर्टेड होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि वास्तविक और उल्टा। अब जो भी सवाल आ रहे हैं ना वो सब रिपीटेड है, एग्जैक्ट रिपीटेड नहीं है, लेकिन सब का जो कॉन्सेप्ट है हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी देख चुके हैं इस सीरीज के अंदर। अगर आप स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये सब जो है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो प्रतिबिंब क्या है कि वास्तविक है, समझे आप, प्रतिबिंब वास्तविक है। और अगर प्लस हुआ तो रियल की जगह पर वर्चुअल हो जाएगा, आभासी हो जाएगा, इन्वर्टेड जगह पर इरेक्ट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। यहां आपको दर्पण सूत्र पहचानना है। दर्पण सूत्र जो है आपको पहचानना है, u वस्तु दूरी है, v प्रतिबिंब दूरी है, f फोकस दूरी है, तो 1/v + 1/u = 1/f। मीथेन ऑक्सीजन के साथ जलने पर निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से उत्पाद बनाती है? मीथेन को जब जलाएंगे ऑक्सीजन में, मीथेन एक दहनशील गैस है, जब इसको हम जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होगा और जलवाष्प बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, राइट। मीथेन को जब हम जलाएंगे ऑक्सीजन में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होगी और जलवाष्प बनेगा, जल बनेगा वाष्प के रूप में। बी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनकी कार्यप्रणाली के अनुसार सही युग्मित है? कंडोम, यांत्रिक प्रतिरोधक, तो ये बिल्कुल सही है, ए हमारा राइट आंसर। गर्भनिरोधक गोलियां, गर्भाशय युक्ति नहीं, गर्भनिरोधक गोलियां जो होती हैं वो हार्मोनल असंतुलन यानी हार्मोन को इम्बैलेंस करके अपना काम करती है, जबकि ये जो कॉपर टी है ये है गर्भाशय युक्ति, और यहाँ ये आना चाहिए। नलिका उच्छेदन रासायनिक प्रतिरोधक नहीं, ये तो सर्जरी मेथड है। नलिका उच्छेदन जो है इसमें क्या करते हैं हम लोग, वैसेक्टमी, पुरुष नसबंदी, स्त्री नसबंदी, तो ये जो है सर्जिकल मेथड है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दो प्रतिरोधकों के पार्श्व संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध हमेशा डैश होता है। पार्श्व संयोजन है तो क्या होगा, प्रतिरोधकों के प्रतिरोध के योग के बराबर नहीं, ऐसा तो श्रेणी क्रम में होता तो होता। अलग अलग प्रतिरोधकों के प्रतिरोध से कम, बिल्कुल सही है। कई बार मैं आपको बता चुका हूं, पार्श्व क्रम में जो समतुल्य प्रतिरोध आता है वो अलग अलग प्रतिरोधों में जो सबसे छोटा प्रतिरोध होता है उससे भी छोटा आता है। तो सबसे छोटा से जब छोटा हो गया मतलब सारे से क्या है कि छोटा हो गया समतुल्य प्रतिरोध, तो अलग अलग प्रतिरोधकों के प्रतिरोध से कम। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन मोनोऑक्साइड के आणविक सूत्र का निरूपण करता है? अब इससे आसान सवाल क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला आपसे पूछ रखा है CO। जब किसी वस्तु पर संतुलित बल कार्य करते हैं तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑलरेडी मैंने बहुत ही अच्छा टाइम देकर के आपको ये समझाया हुआ है कि अगर संतुलित बल लग रहा है तो वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी, जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में चलती रहेगी। तो वस्तु की गति की अवस्था अपरिवर्तित रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो संतुलित बल लगा है, ध्यान दीजिएगा संतुलित बल है, संतुलित बल जो लगा है वो गतिशील वस्तु पर लगा है, तो गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होने वाली है यहाँ पर। बी हमारा राइट आंसर। वस्तु की गति धीमी हो जाती है, तेज हो जाती है, दिशा बदल जाएगी, ये सब तब होगा जब असंतुलित बल लगेगा। बैलेंस फोर्स लगेगा तो नहीं होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स लगना चाहिए, तब जाकर के कुछ फर्क देखने को मिलेगा।
एक गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोले के केंद्र की ओर होता है क्या कहलाता है? मान लीजिए कि ये गोलीय दर्पण है। अब देखो इसका परावर्तक पृष्ठ ये है, ठीक, ये पोल होगा। अच्छा, मान लो कि आपको नहीं पता है कि जो गोले का केंद्र है वो किधर है, तो ये तो आपको समझ में आ रहा है ना। इसको आप बना दो गोला, गोला बना दो तो इसका केंद्र इधर आएगा, ये परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। तो परावर्तक पृष्ठ के सामने गोले का केंद्र जो कि वक्रता केंद्र होता है, ये किस में होगा? अवतल दर्पण में होगा। और उत्तल दर्पण अगर हमें बनाना होता तो हम लोग क्या करते हैं? ऐसे बनाते हैं। और फिर इसका गोला कैसे बनता? ऐसे बनता। इसका केंद्र यहाँ पर आता जो कि क्या होता? वक्रता केंद्र होता। और इस केस में हम जानते हैं परावर्तक पृष्ठ ये होता है। तो परावर्तक पृष्ठ के पीछे अगर वक्रता केंद्र है तो उत्तल दर्पण, अगर सामने है तो अवतल दर्पण। यदि कोई पत्थर ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण g का मान डैश माना जाएगा। अगर पत्थर को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो हम लोग जो त्वरण है वो ऋणात्मक लेते हैं, और अगर नीचे फेंका जाता है तो त्वरण हम लोग धनात्मक लेते हैं। ऐसा साइन कन्वेंशन हम लोग लेते हैं, तो ऋणात्मक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, चाहे वस्तु को ऊपर फेंके चाहे वस्तु नीचे आए, गुरुत्वीय त्वरण की जो दिशा है ना वो हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है, नीचे की ओर होती है। दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? अपशिष्ट दो प्रकार के होते हैं, जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय। बिल्कुल सही है। हमें सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग इकट्ठा करना चाहिए। बिल्कुल सही है। सूखा कचरा गीला कचरा ये दोनों अलग अलग डस्टबिन में हमें डालने चाहिए। दोनों के दोनों सही है, ए और बी दोनों। कोलाइडी विलयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कोलाइडी विलयन के बारे में जब पूछा जाए तो मैंने आपसे कहा हुआ है कि मिल्क, आप एग्जाम्पल अपने माइंड में रखना। दूध कोलाइडी विलयन नहीं है। बिल्कुल है, दूध कोलाइडी विलयन नहीं है, ये गलत है। ये तो है ना कोलाइडी विलयन, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। छानने की प्रक्रिया द्वारा विलयन से अलग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है। कोलाइडी विलयन के घटकों को अलग करने के लिए हम लोग जो विधि अपनाते हैं वो है अपकेंद्रण, है ना, अपकेंद्रण यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन। कोहरा कोलाइडी विलयन का एक उदाहरण है। बिल्कुल, जो कोहरा है ये एग्जाम्पल है एरोसोल का, एरोसोल का एग्जाम्पल है। एरोसोल अपने आप में टाइप है कोलाइड का। कोलाइडी विलयन विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइडी विलयन यानी कि कोलाइड या फिर कोलाइडी विलयन बात एक ही है, और निलंबन दोनों विषमांगी मिश्रण होते हैं। तो ये तीनों जो है सही है, ए गलत था, तो ए हमारा राइट आंसर। 36 किलोमीटर पर आवर की चाल को मीटर पर सेकंड में व्यक्त कीजिए। तो 36 किलोमीटर पर आवर है, 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 18 दूनी में 36 हो जाएगा, 2 पंचे में 10, 10 मीटर पर सेकंड। बी हमारा राइट आंसर। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।